आइए सिनेमा के इतिहास की एक ऐसी बेमिसाल कहानी के इस खास विश्लेषण में चलते हैं जो पर्दे पर जितनी प्रेरणादायक थी, असल जिंदगी में उसकी कामयाबी का सफर उससे भी कहीं ज्यादा अद्भुत रहा। आज हम बात कर रहे हैं द शॉशैंक रिडेम्पशन की। हम देखेंगे कि कैसे उम्मीद और हौसले की इस कहानी ने बिल्कुल अपने नायक की तरह ही संघर्ष किया और सफलता का एक ऐसा रास्ता तय किया जो आज तक एक मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। -$9 मिलियन। जी हां, आपने सही सुना। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना। 1994 में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर इसका यही हाल हुआ था। $25 मिलियन के भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म शुरुआती रिलीज में मुश्किल से $16 मिलियन ही कमा पाई। मतलब एक ऐसा बड़ा कमर्शियल फेलियर जिसे लोगों ने लगभग भुला ही दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इतनी बुरी तरह फ्लॉप होने वाली फिल्म आज IMDb की टॉप रेटेड फिल्मों में नंबर 1 पर बैठी है। तो आइए सबसे पहले इस मास्टरपीस की उस शुरुआती कैद पर नजर डालते हैं। भाग 1, ए बॉक्स ऑफिस प्रिजन, द इनिशियल कन्फाइनमेंट ऑफ ए मास्टरपीस। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। फिल्म के नायक एंडी ड्यूफ्रेन की तरह ही यह शानदार फिल्म भी शुरुआत में कमर्शियल विफलता की जेल में मानो कैद हो गई थी। 1994 का साल सिनेमा के लिए बहुत बड़ा था और इसके सामने फॉरेस्ट गंप और पल्प फिक्शन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक विशाल दीवार खड़ी थी। ऊपर से द शॉशैंक रिडेम्पशन नाम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा और पूरी फिल्म की वो जेल वाली नीरस पृष्ठभूमि। खैर, इन सब चीजों ने दर्शकों को सिनेमाघरों से दूरी रखा। 1994 की इस करारी विफलता के बाद सफलता का सफर बिल्कुल अप्रत्याशित था। कहानी ने अचानक पलटी मारी। 1995 में इस फिल्म को 7 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और 3,20,000 VHS रेंटल कॉपीज बाजार में उतार दी। और जानते हैं, ये दाव काम कर गया। फिर 1997 में टेड टर्नर के TNT केबल नेटवर्क ने इसके अधिकार खरीदे और इसे टीवी पर बार बार दिखाया। बस इसी माउथ पब्लिसिटी और टीवी ब्रॉडकास्ट ने इस फिल्म को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर आज का निर्विवाद क्लासिक बना दिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। भाग 2, कन्फाइनमेंट वर्सेस ह्यूमन एजेंसी, फाइंडिंग फ्रीडम विद इन द वॉइड, जहां हम देखेंगे कि कैसे बाहरी कैद के बावजूद अंदर की आज़ादी को जिंदा रखा जा सकता है। एक स्कॉलरली रिव्यू इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। देखिए, फिल्म में जेल की इस कैद को महज एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत हिंसा या यूं कहें कि एग्जिस्टेंशियल वायलेंस के रूप में दिखाया गया है। शॉशैंक एक ऐसी जगह है जहां कोई लॉजिक या मॉरल सिस्टम काम नहीं करता, जहां वार्डन धर्म ग्रंथों की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा अमानवीय अत्याचार करता है। यहां एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। लंबे समय तक अकेले कैद में रहने से एक पूर्ण और ठोस व्यक्तित्व संरचनात्मक रूप से नष्ट हो जाता है। सोचिए जरा इस बात पर। यह सीधे तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के उस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को दर्शाता है। वार्डन नॉर्टन और उसके गार्ड्स सिर्फ नियमों का ही नहीं, बल्कि जेल के अकेलेपन और उसके खौफनाक आर्किटेक्चर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कैदियों के वजूद और उनकी इंसानियत को पूरी तरह से कुचला जा सके। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उस घुटन और वार्डन की तानाशाही के बीच भी इंसानी आज़ादी कहीं ना कहीं सांस ले रही थी। छत पर काम करते हुए दोस्तों के लिए बियर का इंतजाम करना हो, लाउडस्पीकर पर मोज़ार्ट का संगीत बजाकर एकांतवास की सजा भुगतना हो, या फिर कैदियों को पढ़ाकर उन्हें हाई स्कूल पास करवाना हो, ये सभी एंडी के वो बागी कदम थे जो साबित करते हैं कि उसने अपना अर्थ खुद गढ़ने का फैसला कर लिया था। चलिए इसी आज़ादी को दर्शाने वाले 3 अहम प्रतीकों पर नजर डालते हैं। भाग 3, 3 सिंबल्स ऑफ फ्रीडम, द कीज टू अनजस्ट कन्फाइनमेंट। इस अमानवीय कैद के बीच 3 चीजें बहुत खास बन जाती हैं। पहला, जैक नाम का वो पक्षी जो उस आज़ाद इंसानी रूह का प्रतीक है जिसे किसी भी पिंजरे में हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। दूसरा, जेल की लाइब्रेरी जिसने शरीर के कैद होने के बावजूद शिक्षा के जरिए दिमाग को आज़ादी का एक खुला रास्ता दिया। और तीसरा, अभिनेत्री का वो आइकॉनिक पोस्टर जो असल में दीवार के पीछे की सुरंग को तो छिपाता ही था, बल्कि बाहरी दुनिया का एक प्रतीकात्मक दरवाजा भी था। सच कहूं तो ये प्रतीक सिर्फ टाइम पास का कोई साधन नहीं थे। इन्होंने कैदियों को जीवन का एक नया उद्देश्य दिया। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इंसान कभी भी सिर्फ अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि वो उन परिस्थितियों का सामना कैसे करता है, ये बात मायने रखती है। इन प्रतीकों ने कैदियों को जेल से असल में भागने से पहले ही दिमागी तौर पर आज़ादी का एहसास करा दिया था।
अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। भाग 4 बुक 2 स्क्रीन एडेप्टेशंस एडजस्टिंग द सिंबल्स फॉर सिनेमा, यानी किताब से पर्दे तक आते आते क्या बदलाव हुए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि निर्देशक फ्रैंक डाराबॉन्ट ने स्टीफन किंग की ओरिजिनल कहानी में कुछ बहुत ही शानदार बदलाव किए हैं। किताब में जैक नाम का पक्षी जब आज़ाद होता है तो वो बाहरी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है, लेकिन फिल्म में पक्षी आज़ाद उड़ान भरता है। ये बदलाव जानबूझकर किया गया था, इस बात पर जोर देने के लिए कि अमानवीयता पर हमेशा इंसानी भावना और उम्मीद की ही जीत होती है। और एक बदलाव जो सच में दिल तोड़ देता है वो था ब्रूक्स का किरदार। किताब में ब्रूक्स एक बहुत ही मामूली किरदार है जिसकी बुढ़ापे में स्वाभाविक मौत हो जाती है, लेकिन फिल्म में उसे एक मुख्य किरदार बना दिया गया। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से जेल का आदी हो चुका था। आज़ाद होने के बाद वो बाहरी दुनिया का सामना ही नहीं कर पाता और एक बेहद खौफनाक और दुखद कदम उठा लेता है। ये हमें एक बहुत ही डरावना संदेश देता है कि कैसे ये सिस्टम इंसान के दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देता है। चलिए अब जेल की इन भारी दीवारों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं इसका हमारी आम दुनिया पर क्या असर हुआ। भाग 5 द पॉप कल्चर एस्केप ट्रांसेंडिंग द प्रिजन वॉल्स। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्म का असर आधुनिक पॉप कल्चर में बहुत गहराई तक उतर चुका है। मशहूर कॉमेडी शो एवरीबडी लव्स रेमंड का ये डायलॉग सीधे तौर पर एंडी डुफ्रेन के उस मास्टरमाइंड तरीके की याद दिलाता है। हाँ, वही तरीका जहां वो दीवार खोदकर उसकी मिट्टी अपनी पैंट में छिपा लेता है और फिर जेल के यार्ड में चुपचाप फेंक देता है। ये आइडिया सच में घर घर में मशहूर हो गया। और बात सिर्फ एक सिटकॉम की नहीं है। फैमिली गाय में पूरी की पूरी पैरोडी हो, मॉडर्न फैमिली के एपिसोड्स में इसका डायरेक्ट जिक्र हो, या फिर इटली में इस फिल्म का द विंग्स ऑफ फ्रीडम के नाम से पहचाना जाना हो, इसका प्रभाव हर जगह है। पिछले 32 सालों में इस फिल्म की कहानी मॉडर्न टेलीविजन में संघर्ष और जीत का मानो एक सिंबल बन गई है। इसने सच में हर भाषा और हर सांस्कृतिक सीमा को पार कर लिया है। तो कुल मिलाकर असल जिंदगी में एक भुला दी गई फ्लॉप रिलीज से लेकर एक ऑल टाइम क्लासिक बनने तक का इस फिल्म का अपना सफर इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती। फिल्म के खुद के संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी असल में उसके पर्दे पर दिखाए गए उम्मीद के संदेश का ही एक बिल्कुल सटीक और जीवंत रिफ्लेक्शन है। दशकों बाद भी इस क्लासिक का यूं कायम रहना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधकार में क्यों ना हो, क्या उम्मीद, आज़ादी और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की इंसानी चाहत कभी खत्म होती है? क्या ये चाहत सच में हम सभी के अंदर गहराई तक मौजूद है? आप लोग खुद सोचिए। कला और जीवन के बीच के इस अद्भुत संगम और संघर्ष की कहानी के इस खास विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।